एक्टिव मोड में। लव यू बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फिर से नई क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो जुड़ते हैं राहुल सर बायो त्रिवेदी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। बेटा हम लोग बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फ्लावर क्या है और फ्लावर में पाए जाने वाले कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो पार्ट किस प्रकार से कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने बात की थी कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गन एसेंशियल होते हैं और कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी के बारे में और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि किसी भी पौधे में पाया जाने वाला जो फ्लावर होता है वो क्या है बेटा, वो उसका प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी फ्लावर में सबसे नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम रिसेप्टकिल या बेटा पुष्पासन कहते हैं। इस पुष्पासन पर 4 चक्रों के रूप में फ्लोरल पार्ट व्यवस्थित होते हैं और इन फ्लोरल पार्ट को हम क्रमशः सेपल यूनिट के फॉर्म में या बाह्यदलपुंज और कैलेक्स जब समूह में होते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बात की करोला या अंतःदलपुंज या इनको यूनिट फॉर्म में एक अकेली पंखुड़ी को पेटल्स कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की नंबर 3, ये जो एंथर और फिलामेंट देख रहे हैं इनको कंबाइंड फॉर्म में हम एंड्रोसियम या स्टमेंस कहते हैं। और चौथा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर के हम गाइनोसियम, स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों ने बात की कि ये जो फ्लोरल पार्ट हैं, ये जो आप सामने देख रहे हो, फ्लोरल पार्ट बेटा 2 प्रकार के हैं। एक होता है नॉन एसेंशियल ऑर्गन, नेसेसरी और हेल्पिंग ओरल और पेरियंथ मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि कैलेक्स, आपने देखा कि किसी भी फ्लावर में कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम 4 चक्र है। इनमें से इनकी यूनिट फॉर्म को हम सेपल्स, पेटल्स, स्टमेंस और कार्पल्स कहते हैं। इनमें से कैलेक्स और करोला, ये जो आप देख रहे हो ना कैलेक्स और करोला, देयर आर स्टेराइल पार्ट, अर्थात ये प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं है, ये केवल प्रोटेक्शन के लिए या अन्य कार्यों के लिए पाए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें अगर कि एसेंशियल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ओरल और स्पोरोफिल्स, बेटा यहाँ पर वो पार्ट हैं जो प्रजनन के लिए आवश्यक है। क्या लिखा हुआ, दीज आर फर्टाइल पार्ट, जनन के लिए आवश्यक उर्वरक भाग हैं जिन्हें हम क्रमशः एंड्रोसियम और उसकी इकाई को स्टमेंस, गाइनोसियम और उसकी इकाई को हम कार्पल्स कहते हैं। तो आगे की बात करेंगे। अब अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब ये है कि यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो ये स्टमेन है, अर्थात बेटा जी ये पुमंग है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पुमंग। और पुमंग में 2 रचनाएं हैं। ऊपर का फूला हुआ भाग ये कहलाता है यहाँ पर एंथर या परागकोश, और नीचे वाला भाग बेटा ये कहलाता है फिलामेंट या उतंतु।
इस तरीके से यहां पर बीच में एक स्ट्रक्चर आपको और दिखाई देगा जिसे हम लोग कनेक्टिव या ईओजी कहते हैं। अब देखो क्या करना है, एंथर कैसे हमें अंदर से दिखाई देता है, ये बात जानने के लिए हम क्या करेंगे, एंथर का एक टीएस काट लेते हैं। टीएस जानते हो ना, ट्रांसफर सेक्शन। ऐसे इस तरीके से काट लेना, जैसे प्याज को गोल गोल काटते हैं। तो जब बेटा इसे काट करके देखा गया तो जो एंथर का डायग्राम आएगा, एपियर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, मतलब लगभग गोलाकार संरचना के रूप में हमें यह दिखाई देता है। यहां पर हम देख सकते हैं ये गोलाकार रचना के रूप में दिखाई दे रहा है। तो एंथर जो है वो कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में है। अर्थात एंथर जो होता है वो कैसा दिख रहा है आपको, द्विपिंडकी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बाइलोब। हिंदी में अगर बात करें तो कैसा दिख रहा है बेटा, ये हमें दिख रहा है द्विपिंडकी। द्विपिंडकी रचना के रूप में दिखाई देता है। ऊपर अगर चले तो ये जितने गोले आपको दिख रहे हैं इनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और स्पोरेंजियम के बीच में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं कनेक्टिव। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जो स्पोरेंजियम है यही हमारी लघु बीजाणु धानी है। ये बेटा बीजाणु धानी इसे कह सकते हो, और ये जो कनेक्टिव है इसे हम कहते हैं ईओजी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो जैसा कि आपको बताया गया अभी कि स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम के साथ साथ कनेक्टिव, अब उसमें से बेटा हमने एक पार्ट को निकाल लिया। इस पार्ट को हम कहते हैं, यानी एक स्पोरेंजियम, एक बीजाणु धानी जो है वो 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। एक तो होती है उसकी स्पोरेंजियम वॉल जो कि आप देख रहे हो, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जैसे यहां पर बात की जाए कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, तो हम कह सकते हैं कि स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक cells राइट, और इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। इसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू किससे घिरा हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू घिरा हुआ है स्पोरेंजियम वॉल से, या इसको हम कह सकते हैं एंथर वॉल से। तो सराउंडेड बाई स्पोरेंजियल वॉल, कई जगह पर बेटा लिखा हो सकता है एंथर वॉल। एक बार पुनः हमारी बात को सुनेंगे कि जैसा कि अभी बात की जा रही थी कि जो एंथर है उस एंथर में 2 लूब हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में एक स्पोरेंजियम वॉल होती है और उसके अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, समांगी कोशिकाएं हैं जो कि स्वभाव से विभज्योतिकी ऊतक हैं, और ये चारों तरफ से स्पोरेंजियम वॉल के द्वारा घिरी रहती है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंथर वॉल की।
अब देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि जब आप किसी माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर को काट करके देखोगे तो इसका जो टीएस है एपियर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, तो लगभग ये गोलाकार रचना के रूप में इस प्रकार से आपको दिख रहा है। इसमें सबसे पहली बात यहां पर आप समझ लें कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कैसा है, ये बाइलूब्ड है। बाइलूब्ड का मतलब क्या हो गया यहां पर, बाइलूब्ड का मतलब है बेटा यहां पर कि ये द्विपिंडकी है। द्विपिंडकी का मतलब क्या हुआ कि 1 और 2, ये दो पिंडकी हो गए, तो इसलिए यहां पर हमने लिखा बेटा ये बाइलूब्ड। अब देखो ऊपर की बात करो तो 1, 2, 3 और 4, फिर से देख लें दोबारा, 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर यहां पे लिखे गए, ये क्या है, स्पोरेंजियम है। तो बाइलूब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट, कहने का मतलब ये हुआ कि द्विपिंडकी 4 लघु बीजाणुधानी वाली एक संरचना है। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द एंजियोस्पर्म, मोस्टली द एंजियोस्पर्म इस एंथर इज, या आवृतबीजी में पाया जाने वाला परागकोश किस प्रकार का होता है। तो परागकोश एक द्विपिंडकी 4 लघु बीजाणुधानी युक्त संरचना है, बाइलूब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें आपने देखा कि 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, अब जैसे हम यहां पे ले लेते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वॉल ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, और दूसरा पार्ट है स्पोरोजेनस टिश्यू। राइट, 2 पार्ट हैं इसके। एक तो है ये जो आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, इसे हम कहते हैं वॉल ऑफ एंथर, और दूसरा ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर ये बीच का पार्ट ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर बीच का दिख रहा है, यहाँ पर ये बीच का पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी ये बीच का पार्ट ये देखो, इसे हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एंथर वॉल की। एंथर वॉल की अगर बात करो तो एंथर वॉल या माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल की अगर बात की जाए तो इसमें 4 लेयर होती है। पहली लेयर बेटा कहलाती है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर कहलाती है इंडोथीसियम, तीसरी लेयर कहलाती है मिडिल लैमेला,
और चौथा लेयर कहलाता है आपका टैपिटम। चौथा लेयर क्या कहलाता है? टैपिटम। तो एंथर वॉल इस प्रकार से 4 लेयर से मिलकर के बनी है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लैमेला और टैपिटम। ये वॉल एक ही है। इस वॉल में 4 अलग अलग लेयर है। क्लियर हो गई बात? इसको और आप देख सकते हो इस तरीके से कि जैसे ये हम मान लेते हैं कि सबसे बाहरी स्तर है। इसे बेटा हम कह सकते हैं इस तरीके से एपिडर्मिस। फिर इसके बाद इसके नीचे एक दूसरा लेयर है, ये, और इस दूसरे लेयर को हम कहते हैं यहां पर एंडोथीसियम। फिर इसके बाद एक तीसरा लेयर इसके अंदर है, इस तीसरे लेयर को बेटा हम लोग बोलते हैं यहां पर मिडिल लैमेला। और चौथा लेयर इसके अंदर एक और पाया जा रहा है इस तरीके से यहां पर, ये इसका चौथा लेयर है। और इस चौथे लेयर को बेटा हम बोलते हैं टैपिटम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये पूरे 4 लेयर, ये जो आपको पूरे 4 लेयर यहां पे दिख रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हो इसको, ऐसे ये चारों लेयर मिला करके, ये चारों लेयर मिला करके एंथर वॉल बनाते हैं। और अब इसके अंदर यहां पर ये होमोजेनस टिश्यू इस प्रकार से पाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। इनको हम लोग कहते हैं यहां पर स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। तो आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम थी, टेट्रास्पोरेंजिएट था, उसमें से लिया गया। और आउटलाइन के द्वारा मैंने ये बताने की कोशिश की है बेटा जी कि एंथर वॉल में ये कौन कौन से 4 लेयर हैं और उनकी लोकेशन क्या है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, सबसे अंदर की तरफ ये टैपिटम पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो इस तरीके से चारों तरफ अंदर की ओर ऐसे टैपिटम सेल्स के द्वारा ऐसे कवर्ड होता है। ऐसे ये टैपिटम लेयर पाई जा रही हैं जिनके द्वारा ये अंदर की तरफ कवर्ड होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनमें से एक एक लेयर के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं अब एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की अगर बात करो तो अभी कहां दिखाई मैंने, मोस्ट आउटर लेयर है, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। दूसरी बात अगर करें तो सिंगल लेयर है, एक ही स्तर में व्यवस्थित है। किसकी बनी है अगर बात की जाए तो बेटा जहां भी एपिडर्मिस होता है वहां हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी है कि वो सेल्स हमेशा पैरेन्काइमेटस होती है, मृदुतकी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ स्तर है। अब क्यों पाया जा रहा है इसकी अगर बात करें तो बेटा ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंडोथीसियम की। दूसरे लेयर की बात करें अगर तो यहां पर आएगा इंडोथीसियम।
इंडोथीसियम की अगर बात करो तो यहां पर पाई जाने वाली जो सेल हैं इनमें खास बात होती है। खास बात क्या होती कि जो सेल वॉल इनकी होती है, सेल वॉल विद अल्फा सेलुलोसिक बैंड, इनकी कोशिका भित्ति में अल्फा सेलुलोज के बैंड पाए जाते हैं, फाइब्रस बैंड होते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि अल्फा सेलुलोसिक बैंड कहां पे होते हैं, तो फाइब्रस बैंड अराइजिंग फ्रॉम द इनर टेगनेंशियल वॉल प्रेजेंट विद इनर टेगनेंशियल वॉल। कोई दिक्कत? अभी तो बाबू बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब ये करता क्या है? जैसे ऊपर वाले का फंक्शन क्या था, प्रोटेक्टिव, तो ये भी प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसका विशेष काम ये होता है कि ये एंथर के स्फुटन में सहायक होती है। हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इसके स्फुटन में सहायक होती है। क्यों सहायक होती? चूंकि बेटा ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। आर्द्रताग्राही, और इसी की वजह से ये एंथर के स्फुटन में सहायक होती। जब एंथर पूरी तरह से कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, एंथर के मैच्योर हो जाने पर परागकण बाहर आए, इसके लिए एंथर का बेटा बर्स्ट होना जरूरी होता है। तो एंथर का बर्स्ट होना, फूटना, डेहिसेंस सब इसी पर डिपेंड करता है। तो चलिए बात करेंगे अब हम लोग अगले पॉइंट यानी मिडिल लेयर की। अब बेटा बात कर रहे थे इंडोथीसियम के बाद नंबर 3 लेयर, जो तीसरा स्तर है। तीसरा स्तर अभी कहां पे दिखाया था मैंने, ये हिस्सा जो है ये इसका कहलाता है मिडिल लेयर। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लैमेला। अब इस मिडिल लैमेला में आप एक चीज देखेंगे यहां पर कि मिडिल लैमेला जो है वो 1 से 3 स्तरों से बनी हुई है, यानी 3 लाइनें हैं, 3 लेयर्ड, 1 to 3 लेयर, और डीजनरेट आफ्टर मैच्योरिटी। परिपक्व होने के बाद ये नष्ट हो जाती है। दरअसल होता क्या है कि मिडिल लैमेला में होता है भोजन, और जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो मिडिल लैमेला का जो फूड मटेरियल होता है वो टेपिटम लेयर में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए ये नष्ट हो जाती है। चौथी लेयर की अगर बात करें तो चौथी लेयर बेटा यहां पर आप देख रहे हो टेपिटम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात कि टेपिटम जो है बेटा वो इनर मोस्ट है, सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है। एक गहरा स्तर है, सिंगल लेयर है। नर्स सेल प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। इनको हम पोषक कोशिकाएं कहते हैं, और ये परिवर्धित होते हुए, विकसित होते हुए पराग कणों को भोजन प्रदान करती, इसलिए बेटा इनको हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। आगे की अगर बात की जाए तो सेल फिल्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। सबसे खास बात यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट, और इसीलिए ये कैसी हैं, पॉलीप्लॉइड हैं, बहुगुणित हैं। ये दोनों क्वेश्चन बाबू बहुत पूछे जाते हैं, समझ गए। और अन्य कोशिकाओं की तुलना में इनमें डीएनए कंटेंट
अधिक होता है। और डीएनए कंटेंट अधिक होने का रीजन है क्योंकि जहां पर भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या लिखा, डीएनए कंटेंट मोर। और डीएनए कंटेंट मोर होने का मतलब यही है कि ये सेल में जब एक से अधिक केंद्रक हैं तो प्लॉइडी बदल गई, जब प्लॉइडी अधिक होगी तो डीएनए कंटेंट अपने आप अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा हम लोगों ने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। अगली बात हम करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब देखिए बेटा अगले टॉपिक पे बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब यहाँ पर है पराग कणों का निर्माण। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि प्रत्येक एंथर होता है, एंथर बाइलूब्ड होता है और उस एंथर में दो पार्ट थे। पहला पार्ट था स्पोरेंजियल वॉल और दूसरा पार्ट था स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरेंजियल वॉल के लिए एनसीईआरटी केवल एक ही बात लिख देती है, क्या लिख देती है कि ये हमेशा प्रोटेक्टिव इन नेचर है। प्रोटेक्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि ये सुरक्षात्मक है और स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये आगे चल करके क्या बनाती है, फॉर्म पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट को बनाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या बनाएगी ये, इसीलिए इनका नाम रखा गया स्पोरोजिनस टिश्यू, चूंकि ये आगे क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे और पोलन ग्रेन्स ही मेल गैमेटोफाइट होता है। और एक चीज यहां पर समझ ले कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है ये क्या है, ये एक डिप्लॉयड टिश्यू है। ये एक डिप्लॉयड टिश्यू है अर्थात 2n सेल, इसकी जितनी भी सेल हैं वो सब 2n है। दूसरी बात यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो जहां पर गैमेटोफाइट शब्द आ जाता है ये हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं या n है। तो एक तरह से अगर डेफिनेशन निकाल के सामने लाई जाए तो सीधी सी बात है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु वो घटना है जिसके अंतर्गत स्पोरोजिनस टिश्यू से मेल गैमेटोफाइट बनता है अथवा डिप्लॉयड टिश्यू से हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। अब देखो सीधी सी बात है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनमें से कोई एक सेल जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है, या जो भी सेल पोलन ग्रेन्स बनाती हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं कह सकते हो आकार में बड़ी हो जाती हैं। और इस प्रकार जैसे स्पोरोजिनस सेल की कोई एक सेल है, ये एक कोई टिश्यू है, एक कोशिका है। और अब इस एक कोशिका को बेटा यहां पर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आई कहां से, जो स्पोरोजिनस टिश्यू था उन्हीं में से कुछ कोशिकाएं भोजन को संग्रह करके अन्य कोशिकाओं की तुलना में अलग दिखाई देने लगती, और ऐसी अलग दिखाई देने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कई बार यहाँ पर MMC भी लिखा मिलता है, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये हमेशा कैसी सेल है, ये हमेशा 2n सेल है। और अब ये सेल जो होती है वो इस प्रकार मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। मियोसिस के द्वारा या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करती है। तो जब ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करेगी तो हमेशा आपको याद होगा कि मियोसिस सेल डिवीजन के बाद
हमेशा कैसे कितनी सेल बनती, 4 सेल बनती। इस प्रकार से ये 4 सेल यहाँ पर ऐसे बन जाती, इस प्रकार से ये 4 सेल यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे 4 सेल बन जाती। ये सारी के सारी जो 4 सेल हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स यहाँ पर बने। ये हमारे बने क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल, राइट। 4 अगुणित कोशिकाओं का एक समूह यहां पर बन करके दिखाई दिया। इस तरीके से ऐसे ये 4 सेल यहां पर आप देख सकते हो, ऐसे दिखाई दी। शुरुआत में ये सारी की सारी 4 सेल जो होती है वो आपस में जुड़ी रहती है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसीलिए बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि चारों की चारों आपस में जुड़ी होती है। इसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्यों माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा गया? क्योंकि चारों के चारों सेल्स आपस में जुड़ी होती। तो इस प्रकार माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर के बनने की क्रिया को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। छोटी सी बात थी, आप समझ गए होंगे कि स्पोरोजेनस कोशिकाओं में से उपस्थित माइक्रोस्पोर मदर सेल पहले बनती हैं, फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस के द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती, जिनको हम क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स कह सकते हैं या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। तो इस प्रकार डिप्लॉइड सेल से मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर के बनने की घटना को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब क्या होगा इसके बाद? एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड, माइक्रोस्पोर dissociate and form pollen grains and release with dehiscence of anther। अब क्या होगा? एंथर मैच्योर हो जाएगा और एंथर के मैच्योर हो जाने के बाद ये जो आप क्लस्टर देख रहे थे अभी आपने देखा कि ये 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर ऐसे बनी हुई हैं और शुरू में ये सारी के सारी 4 सेल्स आपस में इस तरीके से जुड़ी होती। बाद में यही सेल्स क्या हो जाएंगी? ये सारी के सारी सेल्स जो होती हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा? यहां पर डिसोसिएटेड एंड फॉर्म मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन्स। इस प्रकार ये बाद में सब चारों के चारों ऐसे अलग हो जाएंगी इस तरीके से, और इनके अलग हो जाने के बाद ये इस तरीके से आपको ये ऐसे ये चारों ऐसे अलग हो जाएंगे और अलग हो करके एक नई रचना को जन्म देते हैं और इन रचनाओं को हम लोग कहते हैं परागकण या पोलन ग्रेन्स। तो बेटा अब इसके बाद ये आप देख लीजिए, ये परागकण इस प्रकार से चारों परागकण यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। तो अगली क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में, वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, एलर्जी, इन सभी टॉपिक्स पर अगली क्लास में बात करते हैं। बाय बाय बच्चों।